नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपने आप में काफी ज्यादा शानदार म्यूचुअल फंड है। ये जो म्यूचुअल फंड है इसने कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न भी काफी ज्यादा अच्छे बना करके दिए हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है अपने आप में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड निकल के आता है अपनी कैटेगरी का। ये सब होने के बावजूद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठ करके आते हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड आज भी इन्वेस्ट करने लायक है। ये जो म्यूचुअल फंड है क्या आगे भी इसी तरीके का रिटर्न बना करके दे सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है क्या इसमें लमसम की अपॉर्चुनिटी बनती है। ये जो म्यूचुअल फंड है क्या अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस एक सिंगल वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इन्वेस्टिंग स्टाइल से। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल का सिंपल सा ये मतलब होता है कि जब भी ये कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में खरीदते हैं तो उस केस के अंदर जो काफी सारे स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पीई के ऊपर भी खरीद लेते हैं। बिकॉज इन्हें ये समझ आ रहा होता है कि जो मिड कैप कैटेगरी है वो हाई ग्रोथ कैटेगरीज में से आती है। जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं वो देखा गया है आने वाले टाइम पे लार्ज कैप बन जाते हैं। इसी वजह से इस कैटेगरी के अंदर अगर आप एक ग्रोथ टाइप की इन्वेस्टिंग करते हो तो काफी अच्छे रिटर्न निकाल के ला सकते हो। इसी वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी दिखती है और इसी के साथ साथ अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसकी सिंपल सी थीसिस है कि भाई अच्छे स्टॉक पिक करो, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करो। अगर कोई भी स्टॉक कुछ टाइम तक अंडर परफॉर्म करे या इंडस्ट्री के अंदर कोई इश्यू आए तो वहां से निकलो और पोर्टफोलियो को चेंज करो। डेफिनेटली इससे इनकी चर्निंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी शानदार रिटर्न निकाल के दे पा रहा है। अब डायरेक्टली चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या इसने कभी अंडर परफॉर्म करा है या फिर नहीं। हम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इस समय पे आईएनटी मनी का यूज कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम लेवल पे देखोगे तो ये काफी अच्छे लेवल पे हाई परफॉर्म करता है और बेंचमार्क को बीट करता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मोतीलाल की है और येलो वाली हमारी बेंचमार्क की है। अगर आप 5 साल की बात करोगे यहाँ पे भी इसने बीट करा है। 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के अंदर भी इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट करा हुआ है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो लगातार डे बाय डे इंप्रूव हो रही है और हर बार अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इस पूरी की पूरी एनालिसिस में हम अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं जिससे जो हमारे डेटा है वो भी प्रूव हो जाए कि भाई एक सही डेटा आ रहा है, एक ऑथेंटिक वेबसाइट से हम डेटा ले रहे हैं, ताकि आपको भी इस वीडियो के ऊपर ट्रस्ट हो। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज कर दो। आई नो नहीं करा, जल्दी से कर दो। अब चलते हैं ओवरव्यू की साइड। ओवरव्यू के लिए हम आ गए हैं टिकर टेप के ऊपर। अगर आप 5 साल की बात करोगे 27.77% के सीएजीआर से रिटर्न बने हैं। 3 साल के अंदर 38.60 और 1 साल के जो रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 60% के रिटर्न है। इक्विटी टाइप देखोगे तो एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इसलिए मिड कैप कैटेगरी है। एयूएम साइड मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको लार्ज कैप का दिख रहा है। और अगर आप रिस्क की बात करोगे जो म्यूचुअल फंड आता है हाई रिस्क कैटेगरी के साथ आता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग इक्विटी के अंदर हो रही है तो डेफिनेटली अपने आप में हाई रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे स्मॉल कैप से तो डेफिनेटली इसका जो रिस्क है वो वहां पे कम होता हुआ दिखेगा। एयूएम साइज मतलब एसेट मैनेजमेंट साइज बड़ा होने के कारण यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो काफी अच्छी आती है और एक ट्रस्ट भी इस म्यूचुअल फंड की साइड आपको बढ़ता हुआ दिखता है। अब डायरेक्टली देख लेते हैं कंपटीशन कि क्या ये अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं। एज पर टिकर टेप इसके मेनली 3 कंपटीशन है जो सेम तरीके की इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। पहला है एचडीएफसी मिड कैप, दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी और थर्ड होने वाला है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 1 साल के रिटर्न की बात करोगे तो इसने बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 साल के अंदर। अगर 3 साल की भी बात करते हो तो इसने पूरे पूरे कंपटीशन को बीट कर दिया है। वहीं पे लाइव सीएजीआर के अंदर भी शानदार रिटर्न दिखे हैं। तो इससे इसने ये भी चीज प्रूव कर दी है, बिकॉज पुराना म्यूचुअल फंड है, जब भी किसी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट करा है तो उसने काफी सारे पैसे बनाए हैं और कंसिस्टेंसी इसके रिटर्न के अंदर दिख रही है। और लॉन्ग टर्म में अगर म्यूचुअल फंड से पैसे बनाने हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। तो इसी वजह से म्यूचुअल फंड अभी तक काफी अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं कि भाई कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो स्कीम की बात करें और एक्सपेंस रेशियो की, तो इसके जो कंपटीशन है उसमें सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। इससे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो है सिर्फ एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड का। एग्जिट लोड 1% के आसपास है। वहीं पे अगर आप एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हो तो सबसे ज्यादा कम अपने पूरे के पूरे कंपटीशन में देखने को मिल रहा है। तो इस कैटेगरी के अंदर जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट अगर आप एयूएम देखोगे तो काफी ज्यादा छोटा है। एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है और यहाँ पे जो रिटर्न निकाले हैं वो उस एक्सपेंस रेशियो को जस्टिफाई भी करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पोर्टफोलियो या फिर एसेट एलोकेशन, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं और यहाँ पे आपका ध्यान भी होना चाहिए। एसेट एलोकेशन की अगर आप बात करोगे तो इक्विटी के अंदर 93.46% इन्वेस्ट करा हुआ है और कैश इनके पास 6.54% है।
अगर आप बात करोगे इक्विटी में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद इनके पास कैश इतना ज्यादा क्यों बचा हुआ है, तो सबसे पहली चीज स्ट्रेस टेस्ट के अंदर अगर आपको अच्छे नंबर निकाल करके लेके आने हैं तो आपके पास कैश होगा तो एक प्लस पॉइंट आपके पास डेफिनेटली आता है। इसी के साथ साथ अगर कोई म्यूचुअल फंड कैश होल्ड करता है और मार्केट के अंदर उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहां पे वो बल्क बाइंग भी कर सकता है और वहीं पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा सकता है। और मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है तो इस समय पे जो कैश पोजीशन है इनकी थोड़ी सी बढ़ गई है, ये एक अच्छा साइन है। इससे ये पता चलता है फंड मैनेजर अपने म्यूचुअल फंड को काफी ज्यादा सीरियस लेता है। अब देखते हैं सेक्टर एलोकेशन कि आपका पैसा कौन कौन से सेक्टर में जा रहा है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको आईटी सर्विसेज देखने को मिलेगा, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी एंड वॉचेस, टू व्हीलर और रियल एस्टेट के अंदर इनके मेन पैसे जाते हुए दिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि जो आईटी सर्विसेज है आज की डेट के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। इवन जो लार्ज कैप की आईटी कंपनियां हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आप ये पूछ सकते हो कि भाई आईटी सर्विसेज के अंदर इसने इन्वेस्ट क्यों किया है, क्योंकि जो मिड कैप कैटेगरी की आईटी कंपनियां हैं वहां पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले टीसीएस इन्फोसिस के पास जाते थे आज की डेट में वो ब्रेक डाउन होकर के छोटी छोटी और मिड कैप आईटी कंपनियों के पास जा रहा है। इसी वजह से इतना बड़ा पोजीशन होने के बावजूद ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और स्पेशलाइज्ड फाइनेंस वाला जो सेक्टर है ये भी इस समय पे काफी अंडरवैल्यूड दिखता है। तो मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा शानदार इन्होंने करा हुआ है। अब बात करते हैं टॉप होल्डिंग की। करंट होल्डिंग की अगर आप बात करते हो तो जियो फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, प्रेस्टीज स्ट्रीट्स, को फूड, बालकृष्ण इंडस्ट्री और इंडसेंट टावर जैसे स्टॉक्स देखने को आपको इसके अंदर दिखते हैं जो कि शानदार स्टॉक हैं। अपनी कैटेगरी में या तो ये सारी सारी कंपनी लीडर है या फिर सेकंड टॉप हाईएस्ट शेयर ये अपनी कैटेगरी में होल्ड करती है। और इसी वजह से अगर आपके म्यूचुअल फंड में ऐसे स्टॉक होते हैं तो वो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक बन जाते हैं, बिकॉज सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर होने के बावजूद यहाँ पे ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। मार्केट के अंदर ये मार्केट शेयर भी गैदर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, इस म्यूचुअल फंड के अंदर करंट लेवल पे 28 स्टॉक्स हैं और टॉप 5 कंपनीज के अंदर 43.4% के आसपास की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ सेक्टर्स इस म्यूचुअल फंड में आपको 9 देखने को मिल रहे हैं और टॉप 5 सेक्टर के अंदर 79.7% का कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस भी कैटेगरी के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट देखने को मिलती है। ये चीज बुल रन में तो काफी अच्छे तरीके से काम करती है, इसी वजह से जो रिटर्न है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहे हैं। लेकिन बेयर रन के अंदर ये चीज थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन आई नो ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है इसने आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा सेक्टर के अंदर भी डाइवर्सिफाई किया था, तो ये मैं मान सकता हूं कि बुल रन होने की वजह से इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब बात करते हैं कि पर्सनली मुझे इसके क्या प्रो एंड कॉन्स दिखे उसके बारे में। सबसे पहला प्रो इसके अंदर मुझे ये दिखा है कि भाई इसका जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मार्केट कंडीशन के हिसाब से आज की डेट में ये जो सेक्टर एलोकेशन इन्होंने दिखाया है वो एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा है। सेकंड जो इसके अंदर मेजर प्रो है वो है इसके स्टॉक्स। जो स्टॉक सिलेक्शन है इस म्यूचुअल फंड का वो काफी ज्यादा प्रिसाइज है और इन्होंने ये भी सोच समझ के इन्वेस्ट करा है और तब इन्वेस्ट करा है जब ये सारे के सारे स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन के आसपास थे। परसिस्टेंट सिस्टम इसके अंदर एक मेजर रोल अदा करता हुआ दिखाता है आईटी सेक्टर के अंदर, बिकॉज लास्ट एक साल के अंदर इसने अप्रोक्सीमेटली 50% के रिटर्न दिए हैं और इतना बड़ा पोजीशन होल्ड करता है इस म्यूचुअल फंड में। इसी वजह से जो रिटर्न है थोड़े से और अच्छे हो चुके हैं। इसी वजह से मैं बार बार ये भी कहता हूं कि अगर आप स्टॉक को अच्छे से समझते हो म्यूचुअल फंड के तो आप म्यूचुअल फंड को और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। इसी के साथ साथ अगर हम थर्ड प्रो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम होने के बावजूद जो रिटर्न निकाल के देता है ये काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कॉन्स की। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे कोई भी मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम फिर भी एक जबरदस्ती का कॉन निकालने की कोशिश करें तो पहला कॉन ये हो सकता है कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो जब भी बेयर मार्केट आएगी और अगर फंड मैनेजर इसको अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं करता तो काफी तेजी से ये जो म्यूचुअल फंड है नीचे की साइड जा सकता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो सेकंड माइनर सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है डाउन साइड प्रोटेक्शन, क्योंकि जो इसका कंपटीशन है वो डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी अच्छी निकाल के ला पाता है, मतलब मार्केट नीचे जाती है तो ये कम वॉलेटाइल होता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होता हुआ दिखेगा आपको। सो मोटे मोटे तौर पर अगर किसी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टेड रह सकता है। कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आज भी इसके अंदर काफी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज इसका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में भी अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर कोई एसआईपी इसके अंदर कर रहा है तो डेफिनेटली कंटिन्यू की जा सकती है। एज सच कोई मेजर रेड साइन इस म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को नहीं मिल रहे। इस तरीके की अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको किस म्यूचुअल फंड पे एनालिसिस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो ज्यादा पॉपुलर होगा उसके ऊपर वीडियो ले आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।